कानून लोकसभा में आता है और 7 मिनट के अंदर पारित हो जाता है और अगले ही दिन राज्यसभा में जाता है, वहां भी पास हो जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, वो एक्ट बन जाता है, कानून बन। हेलो, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, इसलिए मैं जमीन पे ही बैठ के बात कर ले रहा हूं, पर जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने वाला हूं आज एक खास बिल के बारे में, और ये बिल इतना खास है क्योंकि इसे आनन फानन में बहुत जल्दबाजी में लाया गया और जिस जल्दबाजी से ये आया उसी जल्दबाजी से पास भी हो गया और एक्ट भी बन गया। जी हाँ, ये कानून लोकसभा में आता है और 7 मिनट के अंदर पारित हो जाता है और अगले ही दिन राज्यसभा में जाता है, वहां भी पास हो जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्ट के बारे में। ये लोकसभा में पेश किया जाता है और स्पीकर इसके बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हैं, हालांकि मेंबर को पहले से पता होता है, और जैसे ही वो ब्रीफ करते हैं और उसके बाद फिर वोटिंग करवाते हैं, कौन बिल के पक्ष में है, कौन बिल के विपक्ष में है, और 7 मिनट के अंदर इसको बहुमत मिल जाता है। यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो बहुमत से पास कर देते हैं और उसके बाद इस बिल को राज्यसभा के लिए रिफर कर दिया जाता है और अगले ही दिन राष्ट्रपति के पास, उसके बाद ये बिल से एक्ट बन के तैयार हो जाता है। एक्चुअली कोई भी कानून बनने के लिए पहले वो बिल के फॉर्म में आता है और दोनों लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर मुहर और अपनी साइन करते हैं तो वो कानून बन जाता है। हालांकि कानून बन जाने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी दिन से लागू हो जाता है, बल्कि उसके लिए बाकायदा राष्ट्रीय गजट में प्रकाशित करना पड़ता है कि ये कानून किस डेट से लागू होने वाला है। तो ये ऑनलाइन मनी गेमिंग बैन एक्ट 2025 की जरूरत क्या थी? आप प्रॉब्लम को सुनिए, कारण आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्चुअली भारत में गेम की लत लोगों को ऐसी लगी कि लगभग हर साल लोग 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हारने लगे थे। अगर ये भारत में जितने लोग गेम खेलते हैं सबका पैसा मिला लिया जाए तो भारत सरकार के अनुसार 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। इतने पैसे में तो सरकार की कोई स्कीम चल सकती है 1 साल तक। और ये गेम खिलाने वाली ज्यादातर कंपनियां विदेशी होती हैं, तो ये पैसा बाहर निकल जाता है और इसकी वजह से न सिर्फ देश की जनता को चूना लगता है बल्कि देश को भी नुकसान होता है। साथ ही साथ में कई तरह के फ्रॉड भी देखे गए, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, और ये फ्रॉड न सिर्फ जनता के साथ बल्कि देश के साथ भी किया गया। एक तरफ जहां जनता पैसा हारी क्या मतलब, वो तो गेम है, ऐप है, वो पहले से उसके जो एल्गोरिदम है वो सेट है। आपके सामने कोई इंसान तो खेल नहीं रहा, बल्कि गेम के सारे सिस्टम, सारे एल्गोरिदम पहले से सेट है, वो इसी के अनुसार खेल रहा होता है और आपके मूव को पकड़ के फिर आपको हरा देता है और वो पैसे गेम बनाने वाली ऐप की कंपनी के पास चला जाता है। तो इस तरह से आपके साथ या जनता के साथ तो फ्रॉड ही हो रहा था और साथ ही साथ ये कंपनियां टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी भी करती थी, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा था। इतना ही नहीं, ये कंपनियां लोगों के डाटा, निजी जानकारी, ये सब इकट्ठा करके इसको भी बेचती थी या फिर अपने मुनाफे के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए उसको यूज करती थी। और कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को देखा गया कि वो नेशनल सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही थी। आइए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। एक्चुअली मनी गेमिंग की वजह से न केवल फाइनेंशियल लॉस हो रहा था बल्कि मेंटल और फिजिकल समस्याएं भी आ रही थी। WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जो वैश्विक लेवल पे लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित रिसर्च और आंकड़े देती है, उसके अनुसार लोगों में कंपल्सिव बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जो एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियल हार्डशिप बढ़ रहा था यानी आर्थिक कठिनाइयां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और इन सब समग्र कारणों की वजह से लोगों के घरों में पारिवारिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। लोगों में बहुत ज्यादा हाइपर इमोशन, बहुत ज्यादा गुस्सा, कभी एकदम डाउन, डिप्रेशन, यहां तक कि कुछ केस ऐसे भी देखे गए हैं कि चीजें इससे आगे भी जाके सुसाइड तक पहुंच गई हैं। और इसके आंकड़े हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूं। एक्चुअली कंपल्सिव बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है, आप कोई चीज नहीं करना चाहते उसके बाद भी वो चीज बार बार करते हैं। एक तरह से आपका दिमाग उस चीज का गुलाम बन जाता है। आपको पता है मुझे ये नहीं करना है, उसके बाद आप बार बार करते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत चीजें सब में होती हैं, जैसे आदमी पढ़ाई करने के लिए बैठा, कोई काम करने के लिए बैठा, मोबाइल नहीं छूएंगे, लेकिन फिर उठा के नोटिफिकेशन देख रहा है, फिर उठा के टाइम देख रहा है, शॉर्ट्स देख ले रहा है, मतलब ये कुछ चीजें नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को ऐसा लत लगा कि वो न चाह के भी कर रहे हैं, वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का मतलब तो मैं बताया या कुछ, एक तरह का मानसिक तनाव बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक से गुस्सा, अचानक से एकदम इमोशनल हो जाना, धीरे 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 एक डिप्रेशन का फेस आ जाना, और ये सब चीजें और बढ़ जाती है जब आप पैसे भी हारने लगते हैं। और इसका प्रभाव परिवार में तो दिखता ही है, तनाव बढ़ेगा, मारपीट होगा, घरेलू हिंसा होगा, है ना, ये सब चीजें दिखेंगे, रिश्ते खराब होते हैं। रही बात सरकार के नुकसान की, तो 2022 में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2000 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन हुआ था इस गेम कंपनियों के द्वारा। अर्थात उन्हें जो टैक्स भारत में भरना था
वो उसको चुरा के लेके चली जाती हैं। और यहाँ तक कि एक ऑनलाइन मनी गेम कंपनी, उसका नाम था 5win, एक चाइनीज कंपनी है, उसने 400 रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड किया था जो पकड़ में आ गया। तो एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं कि अगर ऑनलाइन मनी गेम यानी OMG बैन हो गए हैं तो विकल्प क्या है। तो आइए थोड़ा समझते हैं। इस एक्ट के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ई स्पोर्ट्स, दूसरा है सोशल गेमिंग और तीसरा है ऑनलाइन मनी गेम यानी रियल मनी गेम। और ऑनलाइन मनी गेम या रियल मनी गेम को बैन कर दिया गया है। बच गए 2, ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग। तो ई स्पोर्ट किसे कहते हैं और सोशल गेमिंग किसे कहते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब क्योंकि भारत भी अपनी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है तो उसमें ऑनलाइन गेम को छोड़ नहीं सकता, इसलिए ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। ऑब्वियसली इसका उद्देश्य यही होगा कि भारत के डिजिटल इकोनॉमी में गेमिंग के कंट्रीब्यूशन को सिक्योर करना और साथ ही साथ ये जो जेन जी हैं यानी 2000 के आसपास और उसके बाद पैदा हुए बच्चे जिनको गेमिंग की लत लग चुकी है, उनके एंटरटेनमेंट को भी बनाए रखना है, तो उसका भी ध्यान देना है। हाँ, क्योंकि उनके पास तो एंटरटेनमेंट के और कोई साधन है ही नहीं, उनके पास अब फिजिकल गेम तो बचे ही नहीं है। बिस्तर में बैठ के बस मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, उनके एंटरटेनमेंट का वही साधन है, उसी में गेम खेल लेते हैं। उन्हें क्या पता चिल्होर पत्तियाँ क्या होता है, आइस पाइस क्या होता है, लुका छिपी क्या होती है ना। और जो लोग जानते भी होंगे तो उन्हें तो यही लगता है ये तो आदिम जमाने का खेल है। तो खैर हम बात करते हैं कानून की। तो इस कानून में जो मैंने 2 कैटेगरी बताई गेम की, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग, इनको 2 तरह से परिभाषित किया गया है। इसमें एक होगा स्किल बेस्ड गेम और दूसरा होगा चांस बेस्ड यानी लक बेस्ड गेम। अब स्किल बेस्ड गेम क्या होते हैं, तो वैसे गेम जिनको खेलने के लिए कुछ स्किल की जरूरत होती है, जैसे चेस। अब चेस तो दिमाग का खेल है, लक का खेल तो है नहीं। लेकिन कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें स्किल का कोई महत्व नहीं है, वो सब लक पे डिपेंड होता है, चांस पे डिपेंड होता है। जैसे लूडो, आपने हिलाया और गुट्टी फेंका तो उसमें जो आया उसमें आपका क्या स्किल है ना, जो आया उसी आधार पर खेलिए। तो ये अंतर होता है स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड गेम पे। तो इस कानून में इसको परिभाषित किया गया है कि स्किल बेस्ड गेम क्या होता है और चांस बेस्ड गेम क्या होता है, समझ गए। अब चूंकि ये ऑनलाइन मनी गेमिंग बैन एक्ट है तो इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होती है उसके बारे में बताया गया है, उसको भी परिभाषित किया गया है। अब इसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई भी गेम जिसमें खेलने के लिए पैसा पे करना पड़ता हो या खेलने के बाद पैसे देने की बात की जाती हो या फिर किसी तरह का पॉइंट्स, क्रेडिट्स या कॉइन दिए जाते हो जो बाद में मनी में कन्वर्ट होते हो, तो इस तरह कोई गेम जो पैसे पे करने के बाद खेला जाता हो और साथ ही साथ पैसे जीतने के लिए खेले जाते हो। जैसे अभी तक जितने भी बड़े बड़े स्टार थे, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार, वो जितने भी ये गेम के प्रचार करते थे वो लगभग वही थे, रियल मनी गेम। जंगली रमी, ड्रीम 11 सर्कल ऐसा कुछ है ना, पोकर, तो ये सब जो गेम है वो रियल मनी गेम है, यानी ये सब बैन हो चुके हैं। तो इन सब गेमों के एल लग गए हैं, मतलब लॉस लग गए हैं। अब ई स्पोर्ट्स गेम क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। तो ई स्पोर्ट्स गेम वो गेम होते हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत पहचाने जाते हैं, यानी इस एक्ट के तहत जो अथॉरिटी है वो मेंशन करती है कि ये गेम ई स्पोर्ट्स में काउंट किए जाएंगे या माने जाएंगे। और इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें ये गेमिंग कंपनियां हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, उसमें कुछ वो गेम एप्स या वो गेम कंपनियां भी होंगी जो पैसे देती हैं, लेकिन ये पैसे आपके जीत के बदले नहीं देती बल्कि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक पुरस्कार के तौर पर दी जाती है। तो जी हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अगर आप गेम खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए आपको पुरस्कार देती हैं। लेकिन वो उन गेमिंग कंपनियों से अलग हैं, क्योंकि दोनों में अंतर यह है कि जो रियल मनी गेमिंग कंपनियां हैं उसमें गेम खेला जाता है पैसे जीतने के लिए। उसमें पहले पैसे डाला जाता है, फिर खेलने का उद्देश्य ही होता है पैसे जीतना या पैसा हारना। लेकिन दूसरी कैटेगरी में ये वो गेमिंग कंपनियां होती हैं जो पैसे जीतने के लिए नहीं खिलाती, बल्कि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए एक प्राइज दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है। दोनों में थोड़ा बेसिक अंतर है। हालांकि ये वाली कंपनियां भी आपके खेल में एंट्री के लिए कुछ नॉमिनल फीस ले सकती हैं या जो भी वो फीस लेना चाहे वो ले सकती हैं। तो लेकिन इन लोगों को भी नेशनल गेमिंग अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे कुछ गेम है जैसे आप कॉल ऑफ ड्यूटी का नाम सुने होंगे, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का नाम सुने होंगे। हाँ, तो ये सब है जो पैसे पुरस्कार के रूप में दे सकती हैं लेकिन पैसे जीतने और हारने के लिए नहीं खिलाती। तीसरी कैटेगरी है सोशल गेमिंग। हमने स्पोर्ट्स देख लिया, हमने रियल मनी गेम देख लिया, अब हम देख रहे हैं सोशल गेमिंग। सोशल गेमिंग की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही व्यापक तौर पे समझा गया है। जैसे मान लीजिए कोई भी गेम जो इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से खेले जाते हैं वो सब सोशल गेमिंग कहलाते हैं। वो गेम जो इलेक्ट्रिकली खेले जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके खेले जाते हैं और साथ ही साथ इन कंपनियों का जो संचालन होता है वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है
और इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस संचालन के रूप में सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ इंटरनेट भी हो सकता है। तो ये सब गेम सोशल गेमिंग में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ई स्पोर्ट्स भी सोशल गेमिंग है और रियल मनी गेम भी सोशल गेमिंग है। और इसके बियॉन्ड जो भी गेम आप इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से खेल रहे हैं और उसको कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है तो वो सोशल गेमिंग माना जाएगा, यानी ऑनलाइन सोशल गेमिंग माना जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन मनी गेम यानी OMG अगर बैन हो गया है तो अगर अब इसका कोई संचालन करता है या इसके संचालन के लिए कोई चोरी छुपे कर रहा हो तो भाई इसमें पैसे डाल के खेलने पड़ते हैं। तो सरकार तो बैन कर ही दी है, तो अब इसको प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा और जो डिवाइस में ये है वहां से भी रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो चोरी छुपे इन गेम को ऑपरेट करने की या डाउनलोड करने की सुविधा देता है और कोई ऐसा भारत में करता है तो खेलने के लिए पैसा उसमें डालना पड़ेगा। तो उसमें पैसे डालने के लिए आप जो टूल इस्तेमाल करोगे कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम पेमेंट के लिए, उनके लिए भी प्रावधान है कि अगर वो सुविधा देती हैं इन बैन गेम में पैसा ट्रांसफर करने के लिए तो उनके ऊपर भी दंड और जुर्माना है। तो बेसिकली इसमें दोनों के लिए दंड और प्रावधान है, जो पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देगा और जो इन गेमों को चोरी छुपे ऑपरेट करेगा। ठीक है, कोई जो भी सॉफ्टवेयर। तो सजा का प्रावधान क्या है, तो इसमें कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है या दोनों हो सकता है। ये उनके लिए है जो चोरी छुपे इस गेम को ऑपरेट करेंगे। और दूसरा, अगर वो जो चोरी छुपे पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देंगे जैसे फोन पे, ATM, जहां से भी पैसे ट्रांसफर होते हैं, तो इनके लिए है और कम से कम 2 साल जेल या दोनों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध है, यानी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, इसमें जमानत नहीं होगी। तो अगर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऐप आपके मोबाइल में चल रहे हैं या अभी पड़े हैं या प्ले स्टोर पे अभी है, तो इसके लिए भारत सरकार की जो एजेंसी है CERT-IN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसके लिए कार्य कर रही है और यह हर जगह से इन सब गेम को रिमूव करने का काम करेगा। और चोरी छुपे अगर कोई विदेश से किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसा करता पकड़ा गया तो भारत सरकार या भारत सरकार के संबंधित जो एजेंसी है वो अंतरराष्ट्रीय इंटरपोल से भी मदद लेके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अंतरराष्ट्रीय इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, उसके लिए हमारे यहाँ की CBI वगैरह जुड़ के काम करती है उससे। तो ये मोटा मोटा इसके प्रावधान थे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें और शामिल किया जाना चाहिए था जो नहीं शामिल किया गया, पर ये मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान डाले जाने चाहिए थे कि जो ऑनलाइन गेमिंग है या सोशल गेमिंग है उससे जो माइनर लड़के और लड़कियां हैं इनको दूर रखना चाहिए था, यानी एक उम्र डिसाइड कर देना चाहिए था, यानी कौन गेम कितने एडिक्टिव है, कितने कंपल्सिव है, क्या कैसे बच्चों को प्रभावित करेंगे, उस हिसाब से एक एज लिमिट डिसाइड कर देनी चाहिए थी कि जो बच्चे इतने साल के होंगे वो उनकी पहुंच इन गेम तक नहीं होगी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं थोड़ा मानसिक रूप से उतने मजबूत या उतने स्ट्रांग मैच्योर नहीं हो पाए होते हैं, वो बड़ी जल्दी एडिक्टिव हो जाते हैं किसी इस तरह की चीज़ों का, और जिसका दुष्प्रभाव इन्हें आगे चल के इनके जीवन में, इनके कैरियर में देखने को मिलता है। हालांकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पता तो नहीं चलती, लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं अपने पर्सनल रिलेशन में, ऑफिशियल रिलेशन में, कैरियर में, सोशल बॉन्डिंग में, सोशल इंटरेक्शन में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा मानना है कि ये सब चीजें होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। खैर, अभी तो कानून नया बना है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएगी सरकार उसमें बदलाव करता जाएगा। तो उम्मीद है जो मैं जो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था उसे आप समझ पाए होंगे। ओके, धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर वगैरह भी कीजिए। धन्यवाद।